हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास डीलेट फोर्थ सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? तो उत्तर इसका है, देखिए ये अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि एक एक नंबर में आएंगे, तो इनको देखते हैं। क्या कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? तो इसमें से निकलना, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो इसमें क्या है, से निकलना किस में आएगा? आपादान कारक में। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी और अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो कौन सा कारक होगा? आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पुष्प शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प शब्द के चार पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद। सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म स्थूल, स्वतंत्र परतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नयन और नायक शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए, नयन नयन प्लस अयन क्या है? नयन। नायक क्या होगा? नय प्लस अक, नायक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द बनाइए। सम लगाना है तो सम उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम्यक, संकल्प, संतान और संपत्ति। ये क्या हो जाएंगे? सम उपसर्ग लगाकर चार शब्द बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शब्द किसे कहते हैं? लिखिए, किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, वर्णों के ऐसे मेल या पद जिनको जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों या पद जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से एक संयोग होता है कि उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। मतलब कोई भी वर्ड ऐसे शब्द ऐसे बन जाते हैं कि उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। आगे नेक्स्ट को फिर इसमें क्या है, परिभाषा दे रखा है। क्या कह रहा है, हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह शब्द को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि। तो हम इतना भी लिख देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर हमको मिल जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, फटी ना जाके पाँव बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। कहावत का अर्थ बताइए। क्या है? जिसके पैरों में बिवाई या दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को अन्य समझ नहीं पाता है, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य समझ नहीं पाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें हमें किसी चीज़ का दर्द होगा तो उस चीज़ को हम ही केवल उसका एहसास केवल हम ही को होगा, अदर दूसरे को नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। क्या है? उदाहरण लिखिए। सबसे पहले देखते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें जो चा वर्ण है बार बार आ रहा है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। क्या है? आकर्षण का क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। कृतज्ञ अकृतज्ञ, जागृत सुषुप्त, मुक्त और बंधन। मुक्त का क्या हो जाएगा? बंधन। नेक्स्ट, जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपने से उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे? स्वभू। क्या कहेंगे? स्वभू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो ये किस में बना हुआ है? का और सा से मिलकर बना हुआ। का और षटकोट सा से मिलकर क्या बन रहा है? छा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या है?
पा प्लस आ, फिर रा, छोटा आ, ला, औ, क, ई और क, आ। मतलब कि जैसे जैसे मात्राएं हैं वैसे वैसे हम इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो इसमें देखिए का में छोटी एक मात्रा लगी, यहाँ बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी एक मात्रा होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? किसके कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में एक समानार्थी शब्द लिखिए। किसका? खग और धरती का। तो खग का क्या हो जाए, खग मीन्स पक्षी और धरती मीन्स वसुधा, कहने मतलब समान अर्थ वाले शब्द। सरोरु शब्द का अर्थ है, सरोरु शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, कमल के समान। सरोरु मीन्स कमल के समान। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? गुरु नरसिंह दास। कौन थे? गुरु नरसिंह दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं? कहानी, नाटक, उसमें और भी हो जाएंगे, जैसे आत्मकथा हो गया, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, ये किसमें आएंगे? विधाओं में ही आएंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तड़ागा और नृपः। तड़ागा मीन्स होता तालाब और नृप मीन्स राजा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के उल्लेख कीजिए। कौन कौन से नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के? नंबर 1 ध्रुव सोमनी, बी अजातशत्रु, और नेक्स्ट क्या है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये 4 जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। कौन कौन से? ध्रुव सोमनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो वर्णों किसी अन्य वर्ण की सहायता से के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्वर में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और व्यंजन में किसी अन्य स्वर की सहायता लेकर के वो व्यंजन बोले जाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब कि व्यंजन को अगर बोलना है तो स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, स्वर के भेद होते हैं, कितने होते हैं? स्वर के निम्न भेद होते हैं, कितने? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। कितने होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के भेद लिखना है इसमें। कितने होते हैं? 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं? 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, और ऊष्म कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कहने मतलब यह है कि जहाँ पे 2 व्यंजनों का मेल हो वहाँ पे संयुक्त व्यंजन होंगे। जैसे क और सा, क और सा मिलाकर क्या हो गया? छ। क्या हो गया? छ। और ता और रा मिलाकर क्या हो गया? त्रा। जा इया मिलाकर ज्ञा, सा और रा मिलाकर स्रा। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। मिश्रित स्वर को समझाइए। मिश्रित स्वर किसे कहते हैं? मिश्रित स्वर 4 हैं। इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे आ ई, ए हो गया, आ उ, ओ, आ ए और आ ओ, औ। ये क्या हैं? मिश्रित स्वर हैं। कौन से? ए ओ औ। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? आ ई, ए हो गया, आ ए, आ उ, ओ, आ ओ, औ। फिर क्या है? मौन पठन के दोष बताइए।
मौन पठन के मतलब कि जैसे कि हम जो है बिना आवाज़ निकाले अपने मन में ही पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसमें उसके क्या दोष हो सकते हैं। भयभीत होकर पढ़ना क्या है, भयभीत होकर पढ़ना। बी, दूसरा क्या है, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। जैसे हम मन में पढ़ते हैं बिना आवाज़ निकाले तो उसको हम ध्वनि को नाक से निकालते हैं। फिर आ गया सरोरो शब्द का अर्थ है, ये फिर से रिपीट हो गया। फिर क्या है, क्या कह रहे हैं, मौन पठन का अर्थ है, क्या अर्थ है, मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया जाता है। कहने मतलब यह श्रवणीय मतलब कि जब ऐसा पठन जो हम बिना आवाज़ के जब उस शब्द को कोई सुन मतलब उस जो पठन है जो पढ़ रहे हैं उसको कोई दूसरा ना सुन पाए, तो इसलिए श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया जाता है, बिना श्रवणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, कितनी, 8। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दोगुना से अधिक समय लगता है। क्या है कि जैसे आ, ई, तो इसमें क्या है, कम समय लग रहा है, लेकिन आ जब बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें इन स्वरों के उच्चारणों में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। क्या है, व्यक्तिगत पठन, व्यक्तिगत वाचन क्या है, इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। जैसे मतलब शिक्षक ने बता दिया और शिक्षार्थी जो है खुद से उसको मौखिक अपनी आवाज़ में उसको पढ़ रहे हैं। फिर क्या है, अनुपठन क्या है, अनुपठन जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पठन करते हैं तो उसे अनुपठन कहते हैं। मतलब कि जब टीचर हमको पढ़ा रहा होता है उसी चीज़ को हम दोहराते हैं तो उसको क्या होगा, जो टीचर बोलेगा उसी चीज़ को हम भी बोलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अनुपठन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन में कौन से 4 वर्ण होते हैं, कौन से होते हैं, या, रा, ला, व। और ओस व्यंजन में कौन से होते हैं, सा, सा और सा और हा। ओस व्यंजन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये क्या हैं, अंतस्थ हैं और ये क्या हैं, ओस्म है। फिर नेक्स्ट कह रहा है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। नेक्स्ट क्या है, समाचार पत्र किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर लिया जाता है। क्या है, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट, कमाल और कमाली किसकी संतानें थे, किसकी संतान थे, कबीर जी की। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक काव्य का नाम लिखो, कौन सा हो जाएगा, साकेत। नीरजा किसकी प्रमुख रचना थी, महादेवी वर्मा की। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर क्या, ठलुआ क्लब का किसका निबंध है, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय का निबंध है। नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन का जन्म 1910 में ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म विक्रम संवत 1907 सन 1850 में काशी में हुआ था। आपके पिता गोपाल चंद्र ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। हरिश्चंद्र
में कवि संस्कार जन्मजात थे, मतलब जन्म से ही ये कवि बनने के लक्षण थे। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दोहे की रचना की थी। बालक ने पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। संवत 1942 सन 1885 में 35 वर्ष की अल्प आयु में ही महान हिंदी के श्रेष्ठ सेवी संसार से उठ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में तीर्थराज प्रयाग हैं, जिनमें हिंदी समीक्षा, इतिहास लेखन, निबंध रचना की त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मूर्धन्य आलोचक, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आदर्श इतिहासकार, अद्भुत विचारक और श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य में वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, प्रस्तुत श्लोक का अर्थ कीजिए। दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः, भोजनांते पिबेत तक्रम, किम वैदस्य प्रयोजनम। दुग्धम मीन्स दूध और पयः मीन्स पानी। कहे कि जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है और रात के अंत में अर्थात प्रातः काल जल पीता है, और जो भोजन के बाद मट्ठा पीता है, उसे वैद्य या डॉक्टर का क्या प्रयोजन, मतलब कि उसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या कह रहा है, सुभाषतानी का अर्थ लिखिए। सुभाषतानी किसे कहते हैं, अर्थ बताना है। सुभाषतानी से आशय ऐसे सूक्ति एवं वाक्य जिसके द्वारा नीति संबंधी नैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे सुभाषतानी कहते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगी, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल होगा, कौन सा हो जाएगा, कतली, सीप, भुजंगमुख, स्वाति 1 गुण 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बनाइए। प्रा से क्या क्या बन सकता है, प्रा से बन सकता है प्रकोप, प्रकार, प्रकृति, कई तरह के शब्द बन सकते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अभिनय मीन्स एक्टिंग, एक्टिंग जो करता है, अभिनय जो करता है, उसे क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति। तत्र मीन्स वहाँ, एकः एक, विशाला मीन्स बड़ा, सरोवर मीन्स तालाब। तो क्या है, वहाँ एक बड़ा तालाब है, इसका अर्थ हो जाएगा। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। क्या हो जाएगा, हरि शब्द का रूप हरिड़ा हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, हरिड़ा। अपनी पाठ्य पुस्तक से चार पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। कौन हो जाएगा, यदा यदा हिमधर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारतः, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या हो जाएगा, ये श्लोक हो जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक यहाँ पे लिख देंगे जो आपको लर्न हो। कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। कौन कौन सी हो सकती हैं, कहानी 3 प्रकार की होती हैं। किसके, कथानक के आधार पर कहानियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सामाजिक कहानी, धार्मिक कहानी और ऐतिहासिक कहानियाँ। फिर एक और है, उद्देश्य एवं लेखन शैली की दृष्टि से कहानियाँ 3 प्रकार की होती हैं। चरित्र प्रधान कहानियाँ, समस्यात्मक कहानियाँ और घटना प्रधान कहानियाँ। फिर नेक्स्ट कह रहा है, छा वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है। छा किससे किससे मिलकर बना है, का और छा से, सॉरी का और सा से। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की विधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण,
जीवनी सब क्या हैं, विधाएं ही हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। स्वर्ण मीन्स सोना, कंचन, कनक, कुंदन, तपनीय, सोना इत्यादि ये सब क्या हैं, स्वर्ण की पर्यायवाची हैं। पतंती का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। पतंती मीन्स गिरना होता है। वृक्षांत पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। तो विद्या शब्द का क्या हो जाएगा, देखिए सब सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो विद्या धर्मेण शोभते, क्या जाएगा, विद्या धर्मेण शोभते, इसका अर्थ होगा विद्या धर्म से ही शोभा देती है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर, विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धन में श्रेष्ठ धन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। क्या हो सकती है, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते, 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग, व पावे बौराए। यहाँ पे पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। इसमें जैसे कनक कनकते, 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व पावे व खाए बौराए जग, कहने का मतलब ये है कनक जो धतूरा होता है, जब कोई भी इंसान खा लेता है तो क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कनक जो सोना है, मतलब जिसी के पास ज़्यादा धन आ जाता है वो भी क्या होता है, बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। फिर क्या है, बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी का जन्म सन 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उर्मिला के रचयिता कौन हैं। उर्मिला काव्य के लेखन बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। फिर नेक्स्ट, निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी हैं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुरकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पते, अपरा, ये सब क्या हैं, निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। कब हुआ, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था एवं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक गांव में विक्रम संवत 1535 सन 1478 में हुआ था। इनके प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, कौन सी हैं इनकी रचनाएं, देखते हैं। क्या कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं कौन कौन सी, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। आपने ही जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान की रचना की तथा इसके अतिरिक्त आमार सोनार बांग्ला अर्थात बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना भी आपने ही किया। फिर नेक्स्ट कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, कौन सी हैं। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास, नमक का दरोगा, पूस की रात कहानियां प्रमुख हैं। तो ये क्या हैं, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन क्या हैं, उपन्यास हैं, और ये नमक का दरोगा और पूस की रात कहानी है। फिर कह रहे रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी है, रसखान की सुप्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और राग रत्नाकर, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। आते हैं लास्ट, सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय क्या हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 में, इनका निधन
1931 में हुआ। इनके निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता प्रमुख हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टीचिंग फॉर यू को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।